हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज के इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान में जो मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में से जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे और आगे कुछ हम ऑब्जेक्टिव सवाल भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप इन अनुच्छेदों को देखते रहेंगे और फिर आगे ऑब्जेक्टिव सवाल को भी सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आज का जो अनुच्छेद पहला जो अनुच्छेद 1 है यानी आर्टिकल 1, वो किससे संबंधित है? संघ के नाम और राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत में कुल कितने राज्य क्षेत्र हैं उन सब के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 है कि भारत में किसी राज्य को सम्मिलित करना है, नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना करना है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है कि यदि ऑलरेडी कोई भारत में राज्य है, ठीक है, ऑलरेडी कोई भारत में राज्य है और उस राज्य को विभाजन करके नया राज्य बनाना है या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में या उसके सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय यानी जब संविधान बना और उस समय जो भी भारत के नागरिक थे, भारत में थे, वे सभी को मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है। आगे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी विधि या फिर कानून के समक्ष सभी के लिए क्या है? समान है। वो चाहे भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक हो, सबके लिए वो क्या है? समान है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 शब्द है, इन दोनों शब्दों को मतलब समझना है कि विधि के समक्ष समानता की बात जो की गई है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और एक और है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। दोनों शब्दों को समझिएगा। समान जब संरक्षण की बात करेगा, ठीक है, और एक तो समानता की बात कर रहा है जो कि ब्रिटेन के संविधान से है, और यदि समान संरक्षण की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अनुच्छेद 15 यानी जो भारत का संविधान है वो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। इन 5 आधार को याद रखना है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था। और आगे कि लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन का मतलब ये हो गया कि सरकारी जॉब है, ठीक है, सरकारी जॉब या फिर स्कूल या फिर कॉलेज में प्रवेश की बात है तो उनमें सभी के लिए क्या है? समान अवसर की समानता की बात करता है। हाँ, राज्य चाहे तो नागरिक मतलब उनके साथ भेदभाव कर सकता है। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई विकलांग व्यक्ति हो, ठीक है, विकलांग व्यक्ति हो और एक सामान्य व्यक्ति हो तो उन सामान्य व्यक्ति और विकलांग के साथ हम एक समान नहीं करेंगे, इनके साथ भेदभाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भेदभाव होना आवश्यक है। या कोई बच्चा है या कोई महिला है, ठीक है, महिला है या फिर कोई बुजुर्ग है व्यक्ति, तो इनके साथ क्या करना होगा? यानी इनके साथ न्याय करने के लिए हमें सामान्य व्यक्ति के साथ और इनके साथ हमें थोड़ा इनको आरक्षण यानी इनको सुविधा प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 17। ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत से, यानी अब कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक स्थान, अब सार्वजनिक स्थान क्या है? कुआं हो सकता है, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट हो सकता है या कोई पब्लिक स्कूल है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, तो यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कह रहा? उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुमति के बिना
किसी विदेश का कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है। भारत में किसी को सर्वोच्च पद यानी भारत रत्न प्रदान किया जाता है, या फिर शिक्षा से, या फिर कोई वीरता संबंधित पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उसे उपाधि नहीं मानी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद 19 है। इसमें भारत में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। तो इनमें एक और स्वतंत्रता जो संपत्ति का स्वतंत्रता था, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रता है। तो इसमें वाक स्वतंत्र आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 इम्पोर्टेंस है। देखिए इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जिस समय वो अपराध करता है उस समय का जो कानून है, उसके कानून के मुताबिक उसे क्या दिया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि किसी को मतलब अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी के साथ बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बातें थी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना है कि जब मूल यानी जो हमारा मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 ये ऐसे अनुच्छेद हैं, यदि भारत में किसी प्रकार का यदि राज्य सरकार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है, तो उस दौरान या फिर किसी प्रकार का आपात उपबंध है, तो उस दौरान मूल अधिकार क्या होता है, निलंबित हो जाती है। पर इनमें से अनुच्छेद 20 और 21 इसका निलंबन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 का क्या कह रहा है, ये इससे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात करता है। तो ये शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। कौन से अनुच्छेद में है, 21 के क में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 22 कि कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी मतलब प्रशासन जैसे पुलिस है आपको गिरफ्तार करती है, तो आप उस गिरफ्तार करने के पीछे का कारण जान सकते हैं। और पुलिस किसी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, वो उसका काम है उसे पकड़कर आपको मतलब कैद करना और फिर 24 घंटे के अंदर न्यायालय कोर्ट में पेशी करना, ये काम है। ठीक है, और इसके अलावा आप अपने बचाव के लिए वकील की भी मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 है कि मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध। कहने मतलब कि पहले व्यक्ति को क्या किया जाता था कि बंधुआ मजदूर जैसा काम किया जाता, लेकिन आज हमारा संविधान हमें संरक्षण प्रदान करता है। यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, वो हमारे मूल अधिकार का संरक्षण करता है। यानी किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कराया जा सकता, या फिर किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती उस काम कराया नहीं जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध। यानी कोई बच्चा नाबालिग है जो अभी 6 से 14 वर्ष के उम्र का है, जो भी पढ़ने लिखने लायक है, और उसे किसी खतरनाक कारखानों में जैसे बम पटाखों या किसी आतिशबाजी या फिर इसके बाद कोयला खदानों आदि जैसे खतरनाक काम जैसे नहीं कराए जा सकते। ठीक है, आगे अनुच्छेद 25 है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान में हमें पंथ निरपेक्ष की बात करता है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। और चाहे वो व्यक्ति हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। उसे अपने धर्म के मुताबिक
उसे आचरण करने की स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए सिख धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसे उसके धर्म में है कि पगड़ी बांधने की है तो पगड़ी बांध सकता है, या फिर जैसे मुस्लिम हैं वो टोपी पहन सकते हैं, है ना। इस तरह के जैसे उनके 30 त्यौहार आते हैं तो कुछ हथियार निकल के बाहर निकल आते हैं, तो इस तरह के उनके वो धर्म के अनुसार जो भी है वो उसे आचरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण वो अपने लिए उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अधिकार के तहत यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के लिए 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32, ये अनुच्छेद 32 और 226 ये 5 तरह का रीट जारी करने का अधिकार है। यानी राज्य किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन करता है तो जो नागरिक है वो अपने हनन जो अधिकार हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, वो अपने अधिकार का संरक्षण करवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। ठीक है, अनुच्छेद 39 को कहता है समान न्याय, यानी हर एक व्यक्ति के पास समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता हो सकता है। कोई व्यक्ति गरीब हो जिसके पास इतना पैसा न हो कि वो अपने लिए वकील हायर कर सके, तो ऐसे में यदि वो अपराधी नहीं है और उसे अपराध ठहराया गया है और वो न्यायालय से मांग करता है कि हम जैसे हमारे पास वो देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार अपने तरफ से सरकारी एक वकील हायर कर सकता है उसके निःशुल्क विधि सहायता के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 है, हमारे महान पुरुष जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने पंचायत की ग्राम पंचायत की मतलब उनमें एक सपना था कि हर एक ग्राम स्तर पे एक पंचायत होगी। ठीक है, तो उन्हीं को मतलब विचारों को ध्यान में रखकर हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। और अनुच्छेद 41 क्या है कि सभी हमारे राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 43 कहता है सहकारी समिति, जैसे हर एक ग्राम मतलब एक ब्लॉक स्तर पे होता है कि सहकारी समिति, जहाँ पर सरकार किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सब्सिडी मतलब कम पैसे में छूट देकर लोगों को अनाज इसके अलावा खाद वगैरह मुहैया कराता है, या फिर किसान चाहे तो अपने खेती बाड़ी के लिए वहाँ से ऋण ले सकता है। तो इस तरह के सहकारी समितियों का बनाया गया है। आगे है कि अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की प्रावधान की बात करता है कि हर एक नागरिक की तो बात कर ही रहा है, या वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उन सभी के लिए क्या होगा, एक समान कानून होगा। ऐसा करने वाला ये पहले से गोवा में ये समान सिविल संहिता कानून लागू है, पहले से ही है जब वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, यानी 6 से कम आयु के बच्चा है तो उसे देखभाल और शिक्षा का प्रावधान ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, और 48 को क्या कहता है, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान संशोधन करके कि पर्यावरण का संरक्षण और उसके संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए। ठीक है, और अनुच्छेद 50 क्या है, अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया जाएगा, यानी सरकार अपना काम करेगी और जो न्यायपालिका है
यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट, जो भी कोर्ट है वो उसको इनकी कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा जाएगा, ताकि वो उनके कार्यों में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो या फिर वह किसी प्रकार के न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करें। ठीक है, इस तरह से। और अनुच्छेद 51 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत और अन्य देशों के साथ बीच जो शांति समझौता या सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए ऐसा करेगा। और अनुच्छेद 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 क्या है, भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति यानी किस प्रकार राष्ट्रपति की निर्वाचन की जाएगी, यानी एकल संक्रमणी मतदान प्रणाली के द्वारा। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता के संबंध में बात की गई। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होगी, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, है ना, या फिर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते या लाभ के पद पर ना हो, इस तरह के मतलब उसकी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में कि राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान हमारे जैसा कि हमने अनुसूचियों में, ठीक है, अनुसूची 3 में है कि जो संघ के अधिकारी या मंत्री हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 60 में अलग से उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में ये है कि राष्ट्रपति पद को जो राष्ट्रपति है यदि वो किसी प्रकार का मतलब यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो हमारे जो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कानून लाकर महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 70 क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 72 यानी किसी अपराधी को क्षमा आदि के संबंध में राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार है, जैसे कि उसे दंडादेश को निलंबन कर सकता है, परिहार या लघुकरण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और अनुच्छेद 73 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। ठीक है, अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया जाता है या उनका चुनाव किया जाता है या फिर चयन किया जाता है, इस तरह से मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ध्यान रखना है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और फिर अब अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जिन्हें चयन करेंगे, मतलब किनको सलाह देंगे कि इन्हें बनाना है, तो राष्ट्रपति उन्हें वो मंत्री बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी जो भारत का एक मतलब जैसे सबसे बड़ा विधि अधिवक्ता होता है या कानूनी सलाहकार एक तरह से होता है, महान्यायवादी। ठीक है सर। फिर अनुच्छेद 79 में है कि संसद का गठन, मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 3 से मिलकर संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राज्यसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 83 के क में कि राज्यसभा एक क्या होगा, अस्थाई सदन, यानी ध्यान रखना है कि जो लोकसभा होता है वो अस्थाई सदन है, लेकिन जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है, यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इनके सदस्यों का मतलब क्या होता है, हर प्रत्येक 2 वर्षों पर इनके सदस्यों क्या होता है, नए
मतलब जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है उन्हें पद से हटाया जाता है और फिर नए लोगों की नियुक्ति की जाती है। आगे अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता की अर्हता के बारे में बात की है, उनकी योग्यता के बारे में बात की है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र को सत्रावसान करना और विघटन करने की बात की गई है। अब फिर आगे है अनुच्छेद 100, यानी लोकसभा को अध्यक्ष को ये अधिकार है कि निर्णायक मत देने का, यदि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए तब। ठीक है, आगे है कि अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदनों को लेकर किसी प्रकार का मतभेद है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों की संयुक्त की बैठक की क्या करता है, आहूत करना, यानी बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। आगे अनुच्छेद 109 है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक कौन होगा, कौन धन विधेयक नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है कि बजट कौन पेश करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से। राष्ट्रपति किन्हें कहता है, वित्त मंत्री को, और वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 117 में है कि वित्त विधेयक के विशेष संबंध। 117 में कहा ये है कि कोई भी धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में कि अनुच्छेद 122 में कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही को जांच न किया जाना, इसके बारे में, यानी न्यायालय और कार्यपालिका की कार्य संबंध को पृथक कर किया गया है कि कोई किसी पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 123 में है कि किसी भी समय राष्ट्रपति को लगता है कि ये आवश्यक है कि एक कोई नया कानून बनाना है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है, ये अनुच्छेद 123 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 में कहा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात है। हमारा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है। और अनुच्छेद 129 में है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 137 में है कि उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन के शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 143 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की किसकी राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 148 में कहा है कि भारत का एक क्या होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG बोलते हैं। ठीक है, जो कि जो आपका अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति करना। ठीक है, अनुच्छेद 61 में कि राज्यपाल को शक्ति है कि वो किसी क्षमा आदि, निलंबन, परिहार या लघुगढ़ की राज्यपाल की शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति फांसी के सज़ा को क्षमा नहीं कर सकता कि वो किसी भी मामले में दंडादेश को शक्ति है। और अनुच्छेद 162 में है कि राज्यपाल की शक्ति किस में है, राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 164 का है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 165 में है कि राज्य की महाधिवक्ता, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा केंद्र में महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में, और उसी तरह से राज्य का महाधिवक्ता होगा। और फिर अनुच्छेद 169 में है कि मतलब कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाना है या उसे समाप्त करना है तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 169 में है। आगे अनुच्छेद 174 में कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना या विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 174 के में राज्यपाल द्वारा। आगे हैं अनुच्छेद 200 में कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या फिर अनुमति उसको रोक लेना या फिर राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित कर लेना, ये राज्यपाल का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 201 में है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक,
के संबंध में बात की गई है। और अनुच्छेद 213 है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे कि हमने पढ़ा कि केंद्र में 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी तरह से अनुच्छेद 213 है जो राज्यपाल के पास ये शक्ति है। आगे है 214 में कि राज्यों के उच्च न्यायालय होगा। जैसे हमने पढ़ा कि 124 में उच्चतम न्यायालय होगा, उसी तरह से राज्यों में उच्च न्यायालय होगा। और फिर 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन कहाँ पर किया जाएगा इसके संबंध में। और 217 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तों के संबंध में है। और अनुच्छेद 219 है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में है। और अनुच्छेद 226 है कि उच्च न्यायालय की कुछ रेटें निकाले। जैसे हमने पढ़ा कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को है, उसी तरह से 226 में उच्च न्यायालय को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 231 में ये कहा गया है दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 राज्य हैं तो उनके लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है 2 से अधिक राज्यों के। और 233 में है कि 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। यहाँ पर हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करें। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं। और अनुच्छेद 239 क में क्या है, दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है कि जैसे कि हमारे दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस तरह के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी उच्च न्यायालय की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 क में है ग्राम सभा के संबंध में। अनुच्छेद 243 ख है पंचायतों के गठन के बारे में। अनुच्छेद 243 ग है पंचायतों की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 243 घ है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, जिसमें कि महिलाओं को 1/3 महिलाओं को आरक्षण सीट दिया गया है। आगे है 243 झ कि पंचायतों के वित्तीय मामलों में सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 243 ट में है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन के संबंध में है। इसके लिए कौन करता है, ये राज्य का निर्वाचन आयोग इसके लिए काम करता है। अनुच्छेद 243 थ है नगर पालिकाओं का गठन। और 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के संबंध में है। और अनुच्छेद 243 य घ जो है जिला योजना के लिए समिति के संबंध में है। और अनुच्छेद 243 य छ जो है सहकारी समितियों का निगमन के संबंध में है। और अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संबंध में संसद की शक्ति है। ठीक है, यानी किसी प्रकार के राज्य और संसद में किसी प्रकार का टकराव होता है तो राज्य सूची के विषय में संसद को शक्ति बनाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 253 है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। और अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों, ये इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना है। अंतर्राज्यिक में केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात है कि यदि 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों से कोई नदी होकर जा रही है, बह रही है, तो उनके बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस संबंध में बताया गया नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के लिए संबंध में है। और 263 में है कि अंतर्राज्य परिषद के लिए एक परिषद होगी। ठीक है, उसके उपबंध के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 266 में है कि भारत और राज्यों के संचित निधि के संबंध में है और लोक लेखा के प्रावधान के बारे में है। वही अनुच्छेद 267 में है कि भारत की आकस्मिक निधि और 266 में संचित निधि की बात है। और अनुच्छेद 280 है वो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग एक तरह से क्या है, हमारा संवैधानिक है जो संस्था है। आगे बढ़ते हैं 300 क में। देखिए यह अनुच्छेद हमने इसके पहले पढ़ा था कि ये 31 में था, 31 में, तो ये मूल अधिकार के रूप में था। इसे हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया और इसे एक विधि यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। वही आपका अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 15 में संघ और राज्य दोनों ध्यान रखना है, संघ और राज्य दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, संघ और राज्य दोनों के लिए है, लोक सेवा आयोग की बात की है। वही अनुच्छेद 324 में निर्वाचन अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग, यानी जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों की क्या करता है, ये निर्वाचन की बात करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पंचायती चुनाव होता है उनके लिए ये निर्वाचन आयोग नहीं है, उनके लिए राज्य चुनाव आयोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
अनुच्छेद 326 में क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव के लिए कि वयस्क मताधिकार कि कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन में, तो इसे पढ़े होंगे कि 61वें संविधान संशोधन में 21 से उम्र घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। इसे हम बोलेंगे वयस्क मताधिकार के संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 330 में है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, वही 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि जो कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। और फिर अनुच्छेद 32 में है कि राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण की बात कही गई। वही फिर अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय, तो आंग्ल भारतीयों के लिए क्या कर दिया गया है, इनकी जब यदि किसी प्रकार की चुनाव में नहीं मतलब जीत पाते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता था, आंग्ल इंडियों को अपने तरफ से मनोनीत करता था। तो वो सिस्टम क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। वही अनुच्छेद 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है। और 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है। और 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। वही हम अनुच्छेद 343 की बात करें तो संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी घोषित है। और अनुच्छेद 340 में राजभाषा आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 350 का क है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षक की सुविधाओं की बात की गई है। वही 350 ख है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और वही 352, 56, 60 ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति आपात घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। वही 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। ठीक है, वही 360 में क्या है कि 360 में कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं घोषित की गया है। और लास्ट है 368 कि संसद के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है जो कि हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये 368 में उल्लेख है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये सभी रहे आपके अनुच्छेद इम्पोर्टेंस। आप इन्हें एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखते चलिएगा। आइए कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे। आपके विकल्प दिए हैं, ए 420, बी 380, सी 395 या फिर ऑप्शन डी 270। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 395। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में यानी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियाँ थीं। तो हम जानते हैं कि भाग उस समय कितने थे, 22 भाग थे। तो 22 भाग अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ सूची 1 और सूची 1 को मिलान करना है। यहाँ पर नए राज्यों का गठन किया जाता है। तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में इसके अंतर्गत। और नागरिकता कहाँ पर है, भारतीय संविधान के भाग 2 में है। वही मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें तो संविधान के 323 के ए में है। तो ये आप इसे देख लीजिए, ये इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है और विधेयक में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लें। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर राष्ट्रपति बिना अनुमति कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता, ये अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में। विशेष उपबंध यानी राष्ट्रपति के सिफारिश पे किस जो हमारा धन विधेयक है उसे लाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद किस में अनुच्छेद में है,
अनुच्छेद 312 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी संस्था और संविधान के अनुच्छेद को सुमेलित करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, या फिर देखिए यहाँ पर कुछ मिलाया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनमें पूछा सुमेलित है, तो एक जोड़ी सुमेलित है, वो भी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है। अब एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका का ये अनुच्छेद किस में है, ये अनुच्छेद 50 में है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कूट दिए हैं और कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। अनुच्छेद 124 में क्या है, अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका से संबंध है। अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता से है। 352 में आकस्मिक उपबंध और 245 विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या बताता है कि समानता का अधिकार की बात करता है, समानता के अधिकार की बात। अनुच्छेद 36 क्या है, अनुच्छेद 36 368 क्या है, संशोधन प्रक्रिया के संबंध में है। और आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद, और 36 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विधानतः नए राज्यों को शामिल करना चाहता है, तो किसमें, अनुच्छेद 2 में है। और समता का अधिकार किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 से है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने के अधिकार में 111 से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75 क्या है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित। और वही 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 75 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है 54, और जो 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंध है। वही 164 जो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियुक्ति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि अनुच्छेद 61 बताइए। 161 में क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। और 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और 94 क्या है, स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और 90 क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के संबंध में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 323A। 323 क्या है, प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है। 324 किससे संबंधित है, बताइए, निर्वाचन से संबंधित है। 330 किससे हैं, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण संबंधित है। 320 क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि संविधान संशोधन से किसमें संबंधित, 368 से है। वित्त आयोग किससे, 280 से है। वित्तीय आपात किससे संबंधित, 360 से। अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित है, 312 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है, 148 से संबंधित है। और वित्त आयोग किससे संबंधित है, 280 से। प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित 323A से। और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित 315 से संबंधित है। ठीक है, 315 से संबंधित है। और इसमें संघ और राज्य दोनों लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि निम्नलिखित में किस सुमेलित सही है, इन्हें सुमेलित सही बताना है। 17 है न्याय के समानता की बात कर रहा है। 78 संसद के गठन की बात कर रहा है। 100 संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। और 352 कर रहा आपात स्थिति घोषणा। तो यह आपात स्थिति घोषणा ये वाला सही है। ठीक है, बाकी अब गलत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें कि 215, 222, 226 और 227 की बात कर रहा है। तो देखो पहले 226 मैंने बताया था कि कुछ रीट निकालने की शक्ति की बात कर रहा है। और वही आपका 222 में है कि किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को संबंधित है। ठीक है, और वही आपका 227 किस समय सभी न्यायालयों के अधीक्षण से शक्ति संबंधित है। वही आपका 215 जो है उच्च न्यायालय के अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 241 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 76, 148 और 75(1), 131(1) की बात करें तो 148 किससे संबंधित है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायालय से संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 131 से संबंधित, और 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, आप लोग भी आंसर अपना मिलाते रहिए। विधि के सम्मुख समानता की बात कर रहा है 14 में। कार्य करने का अधिकार किसमें है? 41 में। और कार्य करने वाले सही और मानवीय स्थितियाँ किस संबंधित है? 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 45 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए करार सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो मेघालय है। ठीक है, ये मेघालय से संबंधित न होकर किससे संबंधित है? आपका मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके कुल प्रश्न हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 में नागालैंड, 371 ख में असम, 371 के ग में मणिपुर और 371 के घ में आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, और 371 अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 371 च सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ गोवा और 371 अ कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके जो संविधान के अंतर्गत कुछ प्रमुख अनुच्छेद हमने उस पर चर्चा किया और उससे संबंधित कुछ हमने प्रश्नों को भी सॉल्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।